Hello students, welcome in the physics class. Today we will continue with our next unit, that is unit number 6th and chapter number 8th, gravitation. So here this is unit number 6th and chapter number 8, gravitation. Here in the gravitation we will study about the gravitational forces, about the acceleration due to gravity, then the launching of the satellites and escape speed. ये हमारे पास टॉपिक रहेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशन में. लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दैट इज अ केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये आपके पास जो केपलर्स लॉज हैं फॉर द सेशन 2020-21 दीज आर इन द डिलीटेड टॉपिक. लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. Kepler's laws of planetary motion. केपलर ने हमारे पास 3 लॉज दिए थे. पहला हमारे पास है केपलर्स फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. इसमें क्या बोला गया आपके पास कि दैट एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. क्या बोला गया दैट एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकई ऑफ द इलिप्स. इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो हमारे पास में है कोई प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ इसमें रिवॉल्व करेगा इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट. ये ऑर्बिट इलिप्स के मतलब 2 फोकस आपके पास आते हैं. एक फोकस यहाँ पर आ गया आपके पास और एक फोकस यहाँ पर आ गया. तो जो प्लेनेट है वो तो रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो एक फोकस के ऊपर आएगा सन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है दिस वन इज अ सन. जो हमारे पास अगर मान लो मैं बात करूँ यहाँ पर ये हमारे पास सन आ गए. 2 डिस्टेंसेस हैं. या तो प्लेनेट यहाँ पर आएगा आपके पास पॉइंट P के ऊपर या यहाँ पर आपके पास आएगा कौन से ऊपर Q के ऊपर आपके पास. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन दैट इज नोन एज पेरिहीलियन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग पेरिहीलियन. एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन दैट इज नोन एज एपहीलियन. तो ये हमारे पास कौन सा आ गया दिस इज द फर्स्ट. दूसरी बात अगर मैं इसको क्या करूँ इस तरीके से डिवाइड कर दूँ. ये हमने इसे यहाँ पर O मान लिया. तो ये आपके पास दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है आपके पास दिस इज नोन एज अ मेजर एक्सिस और ये आपके पास क्या कहते हैं दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस. ठीक है. ये वाले कौन से आ गए आपके पास मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज नोन एज अ माइनर एक्सिस. तो हम लोग बात करते हैं किसकी दैट इज द सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ. सेकंड लॉ में क्या बोला गया हमारे पास सेकंड लॉ दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ. दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया में क्या बोला गया कि दैट द लाइन रनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मींस हमारे पास अगर बात की जाए सेकंड लॉ के लिए तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट प्लेनेट का अराउंड द सन. दिस इज द पोजीशन ऑफ द सन. मान लो किसी टाइम के ऊपर आपके पास प्लेनेट जो है यहाँ पर आपके पास और यहाँ से एक टाइम t में आपके पास पहुँच गया यहाँ पर Q. और यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये पोजीशन में मान ली P1 और उतना ही टाइम जितना हमने पहले दिया था तो ये हमारे पास क्या है दिस इज Q. So line running the planet to the sun
sun that sweeps out equal area in equal interval of time means ये एरिया आपके पास अगर मैंने टाइम ग्राफ लिया है कहाँ से P से Q तक पहुँचने का या फिर P1 से Q1 तक पहुँचने का, तो ये दोनों एरिया आपके पास क्या रहेंगे, दे विल बी इक्वल. सो the line connecting the planet to the sun that sweeps out equal area in equal interval of time, it means that the aerial velocity, that is dA over dt of the planet around the sun, that is constant. ये क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा. थर्ड लॉ क्या बना गया आपके पास, थर्ड लॉ दैट इज द केपलर्स थर्ड लॉ. दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड. मतलब हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ अ पीरियड. टाइम पीरियड के फॉर्म में हम लोग इसको बात करेंगे, लॉ ऑफ पीरियड. इसमें क्या बोला गया कि दैट the sphere of the time period of the revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. Means यहाँ से आपके पास this t sphere that is directly proportional to r cube. तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये आपके पास है t sphere that is equal to k r cube. तो हम लोग बोल सकते हैं t sphere upon r cube that is a means that is a constant. सेमी मेजर एक्सिस जो हमारे पास क्या आता है, ये इसका सेमी मेजर का क्या गया, सेमी हाफ हिस्सा कर लिया हमने, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. सो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट. तो ये थे हमारे पास केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. हम लोग ने इनके बारे में बस थोड़ा सा आइडिया समझ लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से जहाँ से हमारे पास है. तो बात करते हैं हम लोग कहाँ से, दैट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या है? ग्रेविटेशन एक्चुअल में आपके पास जो ग्रेविटेशन है, इट इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया उसका नाम दे दिया हम लोगों ने ग्रेविटेशन. तो सिंपली ग्रेविटेशन क्या हो गया आपके पास, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies of the universe. इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि इस यूनिवर्स की हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है. मीन्स दिस ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो इसी के ऊपर न्यूटन ने एक लॉ दे दिया दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हम लोग बात करते हैं उसी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें क्या बोला कि दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ of gravitation, that is the Newton's law of gravitation, every body in this universe attracts each other body with a force which is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. So हमारे पास अगर मान लो क्या है यहाँ पर any two bodies, ये मैंने मान ली एक बॉडी मान ली और ये हमारे पास कौन सा है, दिस वन इज अ सेकंड. इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैंने मान दी r के बराबर. लेट दिस इज बॉडी A, दिस वन इज B, इट्स मास इज m1, इट्स मास इज m. yes. So these two bodies attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses. It means हमारे पास क्या होगा that F is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. It means that
it is inversely proportional to the square of the distance between these two bodies when these are placed at a distance r apart. अगर मैंने यहाँ से क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो मुझे एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा. कांस्टेंट है यहाँ पर कैपिटल G, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. So this is the force of attraction between two bodies. तो हमारे पास यहाँ पर क्या गया, where this G that is known as universal gravitational constant. Gravitational constant. इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ then it is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square. The value of this G that remains constant everywhere in the universe, that's why it is also known as universal gravitational constant. यूनिवर्स में हर जगह पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और ये जो लॉ है हमारे पास कौन सा, दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट होल्ड्स गुड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. Newton's law of gravitation that holds good everywhere in the universe. That's why this law is also known as a universal law of gravitation. अब देखो हमारे पास ये जो force है between two bodies that is independent from their shape and size. It only depends on their masses. Also, this force that is independent from the nature of the medium between the two bodies. मतलब दो bodies के बीच में कोई सा भी मीडियम आपके पास आ जाए, उससे क्या है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है. तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग यहाँ देखेंगे, कुछ रिजल्ट निकालेंगे. वेक्टर फॉर्म of Newton's law of gravitation. As the force is a vector quantity, that's why we have to write out the vector form of the Newton's law of gravitation. मान लो हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, these two bodies. यहाँ पर आपके पास this is body A, this one is B. Let this one is the mass of the body A, that is m1, mass of body m2. These are separated by distance r. R is the distance. इस बॉडी को ये बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, दैट इज F12, जिसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर दे दिया इस साइड को R12 इस डायरेक्शन. और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, तो इसको लिख दिया मैंने F21 और इसके लिए यूनिट वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R21. तो मान लो हमारे पास क्या है, दैट F12 दैट इज अ फोर्स on body A due to B, and this F21 that is force on body B due to A. इसकी वजह से हमारे पास अब ये यूनिट वेक्टर के मैं निकालूं पहले कौन सा, दैट इज F12 दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अब इसकी डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन कहाँ से, A से B की तरफ को, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज r12. दिस इज यूनिट वेक्टर r12. और अगर मैं निकालूं यहाँ से, इसको दे दिया मैंने नंबर 1 F21 दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आगे हमारे पास, दैट इज r21. This is number 2. Now these unit vectors both have equal magnitude, that is unit magnitude, but act in opposite direction. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, that this r21 that is equal to minus r12.
यूनिट वेक्टर इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर फ्रॉम 2 इस इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 F21 दैट इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से मैंने लिख दिया इसको माइनस R1 मीन्स दिस F21 दैट इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर और ये R1। यहाँ पर इसको देखें अगर हम लोग फ्रॉम 1 and 3 इस और इस, तो ये सारा का सारा देखो यही है और किसके बराबर है, F1 के बराबर। सो फ्रॉम 1 and 3 हम लोग देखें तो क्या आ गया, दैट इज F21 दैट इज इक्वल टू माइनस F12। इट मींस दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दीज फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। किस नाम से जान लिया हम लोगों ने इनको, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। अब चलो मान लो ये तो हम लोगों ने लीनियरली बात कर लिया, मैंने क्या मान लिया यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। मान लो जो बॉडी ए है उसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास आ गया r1, ये ए और यहाँ पर मास m, ठीक है। हमारे पास ये बॉडी बी हमारे पास आ गई जिसका मास मैंने मान लिया m2, ये यहाँ पर और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r2 और ये इनको लाइन बना हुआ ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से इस साइड को मैंने ये वेक्टर मान लिया r1 जैसे। अब डिस्टेंस तो वही थी, अगर मान लो आपके पास क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ दैट r1 is the position vector of A, body A, and r2 that is the position vector of B. मैं निकालूँ that is the force on body A due to B, that is F12, that is equal to G M1 M2 upon R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा आपके पास। अब हमें पता है दैट दिस यूनिट वेक्टर R12 दैट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूँ तो F12 दैट इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R12 का स्क्वायर और यहाँ से R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये सो F12 दैट इज इक्वल टू, ये भी मैग्नीट्यूड ही है हमारे पास, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ GM1 M2 अपॉन दिस इज R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R12, ये नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OAB R12 मैंने निकाला है यहाँ पर। सो फ्रॉम ट्रायंगल OAB बात करें, ये दो वेक्टर वन ऑर्डर में है, ओनली किसमें आ गया, अपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज R1 प्लस वेक्टर R12 दैट इज इक्वल टू वेक्टर R2। सो वेक्टर R12 दैट इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो R12 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये फोर्स हमारे पास क्या है, F12 दैट इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R2 माइनस वेक्टर R1 इसका क्यूब और यहाँ पर R2 माइनस वेक्टर R1 जैसे। तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या तो यहाँ तक कर लो आप लोग या फिर ये कर लो, अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पूछी गई है तो इस तरीके से आप लोग ये वेक्टर फॉर्म इसकी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दैट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन ग्रेविटेशन। इसमें देखते हैं
then we have to take the vector sum, not the algebraic sum. हम लोग लेकर के चलेंगे कौन सा सम? वेक्टर सम लेकर के चलेंगे. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन इन ग्रेविटेशन. देखो हमारे पास क्या है कि दैट दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नेट फोर्स और नेट फील्ड. जब भी आपके पास वेक्टर की फॉर्म में है या स्केलर क्वांटिटीज है तो नेट फोर्स, नेट फील्ड या कोई भी क्वांटिटी आपके पास नंबर ऑफ बॉडीज की वजह से निकालनी हो और नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से निकालनी हो तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास ग्रेविटेशन में क्या बोलती है कि दैट the net force or total force on a given mass due to the number of masses is the vector sum of the individual forces acting on the given body due to the number of the bodies. ठीक है, the net force on the given body due to the number of bodies is the vector sum of the individual forces on the given body due to the number of bodies. तो मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पर, जैसे ये मैंने एक मास लिया यहाँ पर, दिस इज m0. यहाँ से क्या आ गया, मैंने एक बॉडी यहाँ पर मान ली जिसका मास m1 है और ये डिस्टेंस यहाँ से मान ली r01. ठीक है, एक बॉडी यहाँ पर मान ली, सेकंड मान ली मैंने, ये m2 मान ली और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r2. और एक मैं यहाँ जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज बॉडी थर्ड, इसका मास मैंने मान लिया m3 और इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली r03. हमने इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स निकालना है इन बॉडीज की वजह से. देखो ये पहली बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो ये मेरे पास आ गया F01 इस बॉडी के ऊपर 1 की वजह से. ये अपनी तरफ खींचेगी तो क्या गया F03 आपके पास है थर्ड की वजह से. ये अपनी तरफ खींचेंगे तो दिस इज F02 इस तरीके से. अब ये जो नेट फोर्स है इस सभी का क्या देना है, वेक्टर सम हम लोगों ने देख के चलना है. सो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, अगर मैं इस फोर्स को निकाल के चलूं इसके ऊपर, दैट इज F0, दैट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03. ऐसे ही अगर नंबर ऑफ बॉडीज है तो क्या कर दिया, सो अब यहाँ से F0 दैट इज इक्वल टू G m0 m1 अपॉन दिस इज r01 का स्क्वायर और ये r01 यूनिट वेक्टर प्लस G m0 m2. इसकी वजह से बात करते हैं डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, दैट इज r02 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर r02 यूनिट वेक्टर प्लस थर्ड वन देखो G m0 m3 अपॉन r03 का स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर r03 प्लस. यहाँ से हमारे पास G m0 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज G m0. इनसाइड मेरे पास बच गया m1 अपॉन r01 स्क्वायर r01 प्लस m2 अपॉन r02 का स्क्वायर r02 प्लस m3 अपॉन r03 का स्क्वायर और ये r03 प्लस. ये इसको मैं सब की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मेरे पास आ गया F0 दैट इज इक्वल टू G m0. ये समेशन I फ्रॉम 1 to n mi अपॉन r0 i का स्क्वायर और ये r0 i यूनिट वेक्टर. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दैट वी कैन फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑफ द गिवन बॉडी ड्यू टू द नंबर ऑफ बॉडीज. एक चीज और है आपके पास कि दैट द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी. इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही लगेगा और ये इन फोर्सेस जो बाकी ये आपके पास बॉडीज हैं उनकी वजह से जो है वो अफेक्ट नहीं होता है.
तो यही हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आज हम टॉपिक कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस करेंगे कि भाई एक्चुअल में है क्या हमारे पास ये ग्रेविटी हम लोग किसी भी प्लेनेट की निकाल के चलते हैं। सो इट इज द फोर्स बाय विच एनी प्लेनेट अट्रैक्ट द बॉडीज नियर ऑन द सरफेस, नियर और ऑन द सरफेस, नियर द सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्योंकि अर्थ के ऊपर रहते हैं तो अर्थ की ही ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग। सो ग्रेविटी इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज द फोर्स विद विच अर्थ attracts every body lying near or on its surface, या तो नजदीक है या इसके सरफेस के ऊपर है, किस साइड को, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, दैट इज नोन एज अ ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी पता ही है हम लोगों को, जो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें हम लोग ड्यू टू अर्थ, सो दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, फोर्स हमें पता है दैट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन एंड g, where g is known as acceleration due to gravity। इसी को क्या बोलते हैं, this is known as acceleration due to gravity। ये हमारे पास है। And this force of gravity that is also known as the mass, oh sorry, that the weight of the body। ठीक है, this mg F that is equal to mg that is also known as weight of the body। And it always act vertical downward towards the center of the earth। इसलिए हम लोगों ने पहले जब भी वेट की बात की थी तो किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाले हम लोग वेट, इट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, हमेशा किस साइड को एक्ट करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करेगा। अब हमारे पास अगर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच डिफरेंस की बात करें तो पहली बात हमारे पास ग्रेविटेशन क्या हो गया, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। और ग्रेविटी क्या आ गया, इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। लेकिन जो आपके पास क्या है, ग्रेविटी है, द ग्रेविटी दैट एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तीसरी बात अगर हम लोग बात करें किसकी, दैट इज ये जो आपके पास ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटेशन है आपके पास, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज दैट सॉरी डायरेक्शन तो हम लोगों ने बात कर ली, दैट द फोर्स ऑफ gravitational force between two bodies that is given by F is equal to g m1 m2 upon r square। लेकिन जो ग्रेविटी है आपके पास दैट इज गिवन बाय F is equal to m into g। लास्ट में बात करें हम लोग द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज दैट कैन बी जीरो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज अ वेरी लार्ज दैट इज इनफाइनाइट, बट द ग्रेविटी दैट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ पर बनेगा आपके पास, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये टॉपिक भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टॉपिक, लेकिन इसके बिना हमारे पास बात नहीं होगी, इसके रिलेशंस के बिना हर जगह पे यूज करने हैं हम लोगों ने आगे चल करके ये, तो इसका पता होना चाहिए हम लोगों को कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली में है क्या। दो तरीके
तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से हम लोग डिनोट किया। देखो कैपिटल G आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हमने लिख दी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो स्मॉल g है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, अगर हम बात करें दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी F that is equal to m into g. So this g that is equal to F over m. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जब आपके पास क्या है when this m is equal to unity then this g that is equal to f, where f is the gravity or force of a gravity. So acceleration due to gravity is equal to the force of gravity on a body of unit mass lying on or near the surface of the earth. ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास है acceleration due to gravity is equal to the force of gravity on a body of unit mass lying near or on the surface of the earth. तो इसके यूनिट की बात करें हम लोग इसके सारे यूनिट दैट इज फोर्स के हैं न्यूटन और मास के हैं किलोग्राम। सो न्यूटन पर केजी, या हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर केजी। दिस इज द वन यूनिट ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही कोई बॉडी हमारे पास फ्रीली फॉल होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन ड्यू टू द एक्सेलरेशन इट एक्सेलरेट, हमारे पास इट स्पीडिंग अप, इट इज स्पीडिंग अप ड्यू टू द फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या होगा आपके पास ग्रेविटी के फोर्स की वजह से क्या होगी आपके पास स्पीडिंग अप मींस इट एक्सेलरेट। सो दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन that is uniform acceleration of a freely falling body near the surface of the earth। तो उसको बोल दिया हम लोगों ने क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास ये क्या आ गया इट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी से। तो क्योंकि अब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के यूनिट आपके पास क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास अंदर यूनिट क्या है ऐसा यूनिट क्या होगा आपके पास दैट इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरे यूनिट आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए दैट इज अ रिलेशन ऑफ जी। रिलेशन की बात करते हैं रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका रिलेशन की बात करते हैं हम लोग रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो लेट अर्थ बी अ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O। ये हम मान लिया ये दिस इज आर सेंटर हमने मान लिया O यहाँ पर, और इसकी रेडियस मैंने मान ली किसके बराबर r के। ठीक है, इसका मास मान लिया मैंने m विच इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो हम लोग मान चलिए लेट अर्थ बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r with center O with the center of mass, let the mass m, capital M मैंने मान दिया अर्थ का मास of earth is concentrated at its center of mass। तो मान लो कोई बॉडी जिसका मास हमने मान लिया ये m स्मॉल m दैट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो लेट अ बॉडी ऑफ मास m लाई on the surface
यहाँ पर डायरेक्ट किया है, कहाँ पर, सरफेस के ऊपर। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज F is equal to G m upon r square। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। ये दोनों बॉडीज दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। ये नंबर 1 है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर मैं निकाल कर चलो तो F दैट इज इक्वल टू m into G। नंबर 2 यही दिया था। फ्रॉम 1 and 2 अगर बात करें हम लोग, फ्रॉम 1 and 2 this mg that is equal to g m upon r square। इस हम से बेटा ये कैसे सॉल्व हो गया, तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g m upon r square, where g is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth and r is the radius of earth। It means that acceleration due to gravity that is independent from the mass of the body। बॉडी के मास से ये एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब आपके पास चाहे कोई कम मास की बॉडी और एक ज़्यादा मास की बॉडी सेम हाइट से अगर हम लोग क्या करें, फ्रीली फॉल कर रही हैं, देन दीज विल रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द सेम इंस्टेंट। उसी टाइम क्योंकि दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन है आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज सेम एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडीज। अब इसकी वैल्यू निकालना है हम लोग नाउ यूजिंग G is equal to 6.63 into 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square। This mass of Earth that is 6 into 10 raised to power 24 kilogram, ये mass of the Earth, and radius of Earth that is 6.4 into 10 raised to power 6 meter, और it is also 6400 किलोमीटर के बराबर आपके पास आती है। So we will get this G that is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 6 into 10 raised to power 24 divided by 6.4 into 10 raised to power 6, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। So we will find out this value will be solved, then it comes out to be 9.8 meter per second square। So the value of G, this is acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second square near the surface of the earth। ध्यान दें आप, near the surface of the earth। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि that this acceleration due to gravity that varies, it also vary from point to point on the surface of earth also। उसकी वेरिएशन की बात अब करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सम टाइम इट इज आल्सो गिवन दैट u g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 10 जो है वो कहीं पर भी नहीं आती है, कहीं पर नहीं आती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी एट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन की बात करते हैं इसकी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास इसकी वेरिएशन आते हैं 3 तरह से। पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ करेंगे हम लोग वेरिएशन विद एल्टीट्यूड। पहला वेरिएशन विद एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमें पता है दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth, एक्चुअल जो की है हम लोग ने g दैट इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। नंबर 1 ये हमारे पास आ गई अर्थ
ये स्फीयर हम लोगों ने मान लिया, ये इसका सेंटर आ गया, ये इसकी रेडियस आपके पास। तो इस पॉइंट के ऊपर ऑन द सरफेस आपके पास कितनी आ गई, दैट इज Gm/r²। अगर मैं यहाँ से एक हाइट ले लूँ h के बराबर, ये मैंने हाइट ले ली, यहाँ पर इस पॉइंट पे ले ली h, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या करना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ये पॉइंट अगर मैंने P माना हुआ था यहाँ पर, और ये क्या मान लिया, B हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। सो एट हाइट h above the surface of earth, surface of earth, तो r कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितनी आ गई सेंटर से, r प्लस h के बराबर बन गई हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूँ दिस g डैश दैट इज इक्वल टू Gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर नंबर। This is acceleration due to gravity at height h above the surface of the earth. So dividing 2 by 1, मैं तो क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइडिंग दिस 2 by 1, ये है g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, देखो हमारे पास gm से तो gm क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। मैंने ऐसे लिख दिया gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm अपॉन r स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट है। मेरे पास आ गया यहाँ से g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, दैट दिस वन इज नंबर 3। जब हमारे पास क्या हो कि ये वेरिएशन ज़्यादा हो या हाइट ज़्यादा दे रखी हो हमारे पास, तो हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ये फार्मूला कब यूज़ करना है, व्हेन द वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज लार्ज, ज़्यादा है, लेकिन कम आते हैं तो हम लोग यहाँ से लेते हैं। देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये दैट दिस g डैश ओवर g दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, मैं नीचे से कॉमन ले लूँ तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर बच गया आपके पास किसके बराबर, दैट इज 1 प्लस h ओवर r, और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, सो g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। सो g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू 1 प्लस h ओवर r रेज्ड पावर -2। as h is very very less than 1, r सॉरी कम है आपके पास, जब हाइट ये रेडियस से क्या है, बहुत ही कम है, देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेटा क्या है हमारे पास, हमने जिसमें सिर्फ एक स्टेप तक करनी होती है, 1 प्लस x रेज्ड पावर n व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन दिस 1 से क्या है, बहुत ही कम है हमारे पास। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx, जो भी आपके पास साइन यहाँ पर दे रखा है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस ये 2 स्टेप तक हम लोगों ने इसको यूज करना है। यहाँ माइनस है तो भी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो भी आप लोग क्या लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे। अब यहाँ पर हमारे पास साइन की जगह कितना आ गया, -2, तो मेरे पास आ गया दैट इज g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू 1, n कितना है, -2, तो मैंने क्या लिख दिया, -2h अपॉन r, दिस ये हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, g डैश दैट इज इक्वल टू g इंटू 1 - 2h अपॉन r। अब क्योंकि इनकी रेशो में 1 से कुछ ना कुछ कम हो रहा था, तो ये रेशो आ रही थी लेस देन 1, so clearly this g dash that is less than g, it means that acceleration due to gravity that decreases with the increase in the height above the surface of the earth, or we can say that acceleration due to gravity that decreases with the altitude के साथ क्या होगी आपके पास डिक्रीज होगी। यहाँ से अगर हम लोगों ने मैथमेटिक्स में डायरेक्टली अप्लाई करना है तो इस इक्वेशन से मैं अगर देखूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ से g डैश दैट इज इक्वल टू g - 2gh अपॉन r के बराबर आएगा। इसको मैं साइड ले आऊँ, इसको दूसरी साइड ले जाऊँ, तो मेरे पास आएगा g - g डैश दैट इज इक्वल टू 2gh अपॉन r, और g - g डैश अपॉन g दैट इज अ फ्रैक्शनल चेंज दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन r दैट इज अ फ्रैक्शनल डिक्रीज। और परसेंटेज डिक्रीज अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा, दैट इज अ g डैश अपॉन g into 100 that is equal to 2h upon r into 100, this will be the
मास जी में निकल जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या सीखा हम लोगों ने, दैट विद द increase in the height above the surface of the earth or with the altitude the acceleration due to gravity that decreases। अब बात करते हैं हम वेरिएशन विद डेप्थ। सेकंड वन हमारे पास डेप्थ के साथ वेरिएशन करेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमारे पास। तो डेप्थ के साथ देखते हैं कैसे आता है आपके पास रिलेशन, किस तरीके का आता है विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब डेप्थ के साथ हम लोग बात करेंगे, एक्सेलरेशन वेरिएशन विद डेप्थ। डेप्थ सेकंड, देखो हमारे पास क्या है, मान लो आपके पास क्या है, लेट अर्थ बी आ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो। डेंसिटी कितनी मान ली हम लोगों ने इसकी, रो मान ली हम लोगों ने इसका डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर ऑफ अर्थ, पता है हम लोगों को जी दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही है हमारे पास। अब अगर हम लोग बात करें कि दैट द मास ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द डेंसिटी, सो मास ऑफ अर्थ दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू इट्स डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये है। सो दिस मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम आता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, जी एम हमारे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस जी दैट कम्स आउट टू बी 4/3 जी पाई आर इनटू रो नंबर। ये हो गया हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये लाइन क्या होना है, ये हमारे पास आ गया अर्थ, और यहां पर आपके पास ये रेडियस आर है हमारे पास, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना कहां पर, एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस। यहां से ये डेप्थ मैंने मान लिया किसके बराबर, डी के बराबर। तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी आर माइनस डी, यही आ गया। सो एट डेप्थ डी, सरफेस से डेप्थ आ गई कितनी, डी, तो यहां से डिस्टेंस आ गई आर माइनस डी के बराबर। देखो ये टोटल था हमारे पास, ये 12 पूरा किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। ये डेप्थ डी मान लो, तो यहां से कितना आ गया, आर माइनस डी के बराबर हमारे पास। सो एट डेप्थ डी, डी डेप्थ के ऊपर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 4/3, यहां से लिखें जी पाई, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। आर के बराबर आपके पास आर माइनस बी इनटू नंबर 2 डिवाइडिंग 2 बाई 1, जो को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, सो डिवाइडिंग 2 बाई 1। So g dash upon g is equal to, ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई, इस रो से रो का सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे पास बच गया यहाँ से r माइनस b अपॉन r। सो g dash upon g that is equal to 1 minus b by r से डिवाइड करते हैं। This is also less than 1, it means that acceleration due to gravity that also decreases with the increase in the depth. That's why in the mines the acceleration due to gravity is less than on the surface. So this g dash that is equal to g into 1 minus d over r. Clearly this g dash that is less than g. So acceleration due to gravity
ग्रेविटी दैट डिक्रीजेस विद द डेप्थ। इस फार्मूले के साथ आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो चाहे हम लोग सरफेस से ऊपर गए चाहे सरफेस से नीचे आए, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ as one move above the surface of the earth, acceleration due to gravity that decreases. As one move below the surface of the earth means to some depth, then also the acceleration due to gravity that decreases. अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पर, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर देखते हैं, एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर के ऊपर देखो ये डेप्थ कितनी हो जाएगी, यहां से चले यहां तक किसके बराबर आ गया, d दैट इक्वल टू r, d इज इक्वल टू r, डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस। तो मैं क्या लिख सकता हूं दैट g डैश दैट इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस r बाय r। सो g डैश दैट इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस 1। सो g डैश दैट इज इक्वल टू g इनटू 0। इट मींस दैट दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट बिकम्स 0 at the center of the earth. At the center of earth, the acceleration due to gravity that becomes 0. That's why हमने बोला था कि that force of gravity or the weight of the body is 0 at the center of the earth. अगर किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर के ऊपर लेकर के जाए तो उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या वेट है वो क्या हो जाता है, 0, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 0। कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। हम लोग अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज की बात करें, जैसे पहले किया था हम लोगों ने उस केस में भी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट इज g डैश दैट इज इक्वल टू g माइनस g d अपॉन r के बराबर। तो मेरे पास आ गया g माइनस g डैश दैट इज इक्वल टू g d अपॉन r। सो g माइनस g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू d बाई r। दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज। और अगर परसेंटेज चेंज निकालना तो g माइनस g डैश अपॉन g इनटू 100 दैट इज इक्वल टू d बाई r इनटू 100 के बराबर। ये आपके पास परसेंटेज डिक्रीज आपके पास निकल जाएगा विद द डेप्थ। अब एक वेरिएशन और आती है हमारे पास दैट ये तो होगा किसकी वजह से, या तो एल्टीट्यूड की वजह से वेरिएशन आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, या फिर हमारे पास किसकी वजह से आ रही है ड्यू टू द डेप्थ, डेप्थ की वजह से हमारे पास चेंज आ रही है। हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वेरिएशन किसकी वजह से निकालेंगे हम लोग अब, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, वेरिएशन ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। तीसरा हमारे पास वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। मतलब हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ ये कुल मिलाकर के हम लोग अगर स्फीयर बनाए तो स्फीयर तो आ गया इस तरीके से हमारे पास, लेकिन एक्चुअली में ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है आपके पास। दिस इज लिटिल फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर क्या आ गया आपके पास, थोड़ी सी फ्लैट आ गई है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये रेडियस की बात करूँ, ये आ गई आपके पास RP दैट इज द रेडियस एट द पोल। पोल के लिए आपके पास अर्थ की रेडियस, और ये आ गई रेडियस एट द इक्वेटर, इक्वेटर, और ये आ गई पोल। हमें पता है कि दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन बाय gm अपॉन r स्क्वायर। इट मींस दैट दिस g दैट वेरीज मस्ट बी एज r स्क्वायर। नाउ r एट पोल, दिस r पोल, पोल की बात करें हम लोग तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन दैट ऑफ रेडियस एट द इक्वेटर। तो इसका मतलब पोल के ऊपर ये कम हुआ तो g क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इट मींस दैट acceleration due to gravity at pole is greater than that of acceleration due to gravity at the equator. So as one move from equator to the poles, the acceleration due to gravity that increases, and as one move from pole to equator, the acceleration due to gravity that decreases. So only on the surface of earth, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, on the surface of the earth। पहले तो बात की हम लोगों ने अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आ रही थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बात करें सरफेस के ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं, पोल की तरफ को जा रहे हैं या पोल से इक्वेटर की तरफ को आ रहे हैं। अगर पोल की तरफ को जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
होगा, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो पोल के ऊपर क्या है, ज़्यादा है। और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ को आएंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपके पास कि भाई कोई दोस्त है आप लोगों का, ठीक है, ही हैव गिवन सम गोल्ड टू यू एट द पोल, पोल के ऊपर कुछ गोल्ड दे दिया उसने, ठीक है, एंड ही टेक इट रिटर्न फ्रॉम यू एट द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर इसने इसको आपसे वापस ले लिया। विल ही will be agree with your gold given by you, ठीक है, the gold given by you, उससे क्या है वो सहमत होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, पोल के ऊपर ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा एक्सेलरेशन में ग्रेविटी है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये mg, ये पोल के ऊपर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इक्वेटर के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका वेट क्या हो गया, वहाँ पर आते आते कम हो गया। तो ही विल नॉट एग्री इवन यू हैव रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ द गोल्ड, लेकिन उसका वेट जो है इक्वेटर के ऊपर क्या हो गया, कम हो गया, इसकी वजह से ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ दिस जी। तो ये थी हमारे पास वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे पास ये वेरिएशन आपके पास आ गई। ध्यान देना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप लोगों ने वेरिएशन करनी है ड्यू टू द एल्टीट्यूड, हाइट के साथ हम लोगों ने बात करनी है। अगर कम वेरिएशन है तो फार्मूला यूज करना हम लोगों ने, दैट जी डैश अपॉन जी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r। वेरिएशन क्या है, कम। और अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो हम लोगों ने फार्मूला यूज करना है जी डैश ओवर जी दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये वाला यूज करना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, at what height above the surface of the earth the acceleration due to gravity or the force of gravity decreases by 1%. At what height above the surface of the earth the force due to gravity decreases by 1%, decreases by 1%, मतलब 1% का चेंज है। Take radius of the earth is a 6400 किलोमीटर, ये हमारे पास दिया है। हमने हाइट निकाली है, जहाँ पर कितना डिक्रीज हो जाएगा, बाई 1%, बाई 1%। इसका मतलब हमारे पास क्या है, फोर्स जो है ग्रेविटी का, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा, मास तो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास क्या लिखा है कि दैट दिस वन जी डैश अपॉन जी, मैं अगर बात करूं दैट इज अ जी डैश, दैट इज 99% ऑफ जी, मतलब डिक्रीज बाय 1% है, तो कितना बच गया हमारे पास, 99% बच गया, डिक्रीज बाय 1%, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट जी डैश ओवर जी दैट इज इक्वल टू व्हाट, 99%। 99% का मतलब हो गया 99 अपॉन 100, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसके बराबर, जी डैश ओवर जी दैट इज 99 अपॉन 100, डिक्रीज बाय 1%, 100% थी, उससे कितना 1% हम लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, भाई ये हाइट निकालनी है, कितनी हाइट है, तो हमें पता है कि दैट व्हाट जी डैश ओवर जी दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर, यही आता है हमारे पास। तो ये अगर देखूंगा यहाँ से, तो ये जी डैश ओवर जी कितना आ गया, 99 ओवर 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक। लेकिन ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ है। एक तो फार्मूला ये है, क्योंकि हमारे पास चेंज जो है वो क्या है, कम है, कम है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ना कि ये वाला। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट दिस वन दैट इज अ जी डैश ओवर जी, ये लगाएंगे जी डैश ओवर जी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h ओवर r, ठीक है। वो नहीं लगाना, वो कब लगाना है ये वाला, जब आपके पास चेंज क्या है, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कितना 1% चेंज आया, तो यहाँ से कितना आ गया, 99 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h ओवर r के बराबर। तो मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ 2h ओवर r दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 99 अपॉन 100, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 100 के बराबर। सो 2h अपॉन r इज इक्वल टू 100 माइनस 99 1 अपॉन 100 के बराबर। सो h इज इक्वल टू
इसके बराबर दैट इज 1/100 इंटू r/2। तो r की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। सो h दैट इज इक्वल टू 1/100 इंटू 6400/2। सो h दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच गया 32 किलोमीटर। सो एट अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर above the surface of the earth, the acceleration due to gravity or the force of gravity that is decreased by 1%। कितना डिक्रीज हो जाएगा आपके पास? डिक्रीज बाय 1%। अब दूसरे फार्मूले से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। हमसे पूछा गया है कि दैट एट व्हाट हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस टू 64%। मतलब कि रिड्यूस टू 64%। कितनी हाइट के ऊपर जो है कितना हो जाएगी? रिड्यूस टू 64%। इसका मतलब हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन 6400 किलोमीटर। कितनी हाइट के ऊपर जो है सरफेस के ऊपर द रेडियस sorry, the acceleration due to gravity that is reduced to 64%. It means that g dash that is equal to 64% of g। अगर reduced by होता तो 64% हम लोग कम कर देते 100 में से, लेकिन यहाँ पर लिखा है reduced to 64%। तो मेरे पास क्या है that this g dash over g that is equal to 64/100। ये हमारे पास है, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करना तो कर दो, नहीं तो छोड़ो इसको। फार्मूला क्योंकि चेंज क्या आ गया? ज़्यादा आ गया आपके पास, 64% हो गया, तो फार्मूला ये यूज करूंगा मैं अब यहाँ पर। जी डैश ओवर जी दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। दिस वन। सो हियर दिस r स्क्वायर r अपॉन r प्लस h, इस पूरे का स्क्वायर मैंने कर दिया दैट इज जी डैश ओवर जी है 64/100। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड स्क्वायर रूट में पड़ेगा, तो मेरे पास आ गया r अपॉन r प्लस h दैट इज इक्वल टू दिस इज 8/10। हाइट मैंने निकाली है यहाँ से, तो यहाँ से देखो आप लोग ये r अपॉन r प्लस h दैट इज इक्वल टू 4/5। 2 से मैंने और कर दिया इसको, ठीक है। तो मेरे पास आ गया यहाँ से 5r दैट इज इक्वल टू 4r प्लस 4h। So this is r is equal to 4h और h is equal to r/4। इसके बराबर आ गया h is equal to r/4। अब r कितना है हमारे पास? that is 6400 किलोमीटर अपॉन 4। so h that is equal to 1600 किलोमीटर के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? that acceleration due to gravity that is reduced to 64%। अगर reduced by लिखा होता तो मेरे पास बचता 100 माइनस 64 दैट इज 36% हमारे पास बचता, लेकिन उसमें भी वेरिएशन ज़्यादा है तो फार्मूला यही वाला यूज़ करना है आपको, ठीक है। सो आज के लिए बेटा इतना ही है आप लोगों के पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक लेकर के चलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।